हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बताता है, किसके बीच रिलेशन बताता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रिलेट्स द नेट एक्सटर्नल फोर्स टू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें एक रिलेशन बताता है। यह रिलेशन हम किसी बॉडी पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, तो ये हमें बताएगा। न्यूटन सेकेंड लॉ से मालूम चलेगा कि हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसमें कितना एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। देखिए, एक बच्चा है, ये बॉल को किक कर रहा है। तो बॉल तो अभी रेस्ट पर थी, इसने किक करके बॉल पर एक फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाया तो उसका वेलोसिटी चेंज हुआ। वेलोसिटी चेंज हुआ यानी उसमें एक्सेलरेशन हुआ। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज होता है तो वो उसमें एक्सेलरेशन होता है। हम लोग न्यूटन से स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन में स्टडी कर चुके हैं। तो इसमें एक एक्सेलरेशन हुआ फोर्स के द्वारा और यह बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ आ गई। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ये रिलेशन बताता है, हम कितना फोर्स लगाएंगे तो कितना एक्सेलरेशन बॉडी में जनरेट होगा। तो इसको न्यूटन सेकेंड लॉ को समझने के पहले हम लोग एक टर्म आता है मोमेंटम, इसको समझते हैं और कुछ ऑब्जर्वेशन को भी देखेंगे। तो हमारा जो न्यूटन से सेकेंड लॉ के पीछे का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग मोमेंटम को समझते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम of a body is defined to be the product of its mass m and velocity v and is denoted by p। तो मोमेंटम, किसी बॉडी का मोमेंटम उसका मास और उसके वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो यहाँ देखिए, मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी तो हमें उस बॉडी का मोमेंटम मालूम चल जाएगा। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम में एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ पर देखिए, वेक्टर क्वांटिटी क्यों हो रहा है? अगर हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं एक स्केलर और वेक्टर में कि अगर एक स्केलर और एक वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर होगा। और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन में होगा। तो यानी मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन होगा ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। तो ये मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी, ये हो गया मोमेंटम। तो इसका बहुत बड़ा रोल है न्यूटन सेकेंड लॉ में। तो हम लोग इसको आगे समझेंगे। मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम बोथ हैव द सेम डायरेक्शन। मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम बोथ हैव सेम डायरेक्शन। अगर स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसका मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। तो आइए हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन को स्टडी करते हैं और हम लोग उस ऑब्जर्वेशन से कुछ कंक्लूजन निकालेंगे जो न्यूटन के सेकेंड लॉ जो अराइव हुआ इस ऑब्जर्वेशन के आइडिया से लिया गया था। तो देखिए, हम पहले देखते हैं डिफरेंट एक्सटर्नल फोर्स ऑन डिफरेंट बॉडी रिक्वायर्ड टू अचीव सेम वेलोसिटी इन सेम टाइम। यानी हमारे पास डिफरेंट बॉडी दिया हुआ है, अलग अलग बॉडी दिया हुआ है जिसका मास अलग अलग है। तो हमें सेम वेलोसिटी उसमें अचीव करना है यानी सेम टाइम में। मानते हैं कि यहाँ टी टाइम के बाद दो अलग अलग बॉडी है और टी टाइम के बाद हम दोनों बॉडी का जो वेलोसिटी है हमें सेम लाना है। तो हमें दो अलग अलग एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, दोनों बॉडी पर अलग अलग एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। आइए देखते हैं। एक साइकिल है, बाईसाइकिल है, बच्चा इसको चला रहा है।
और इस पर ये फोर्स लगा रहा है तो साइकिल ये मूव कर रहा है। और दूसरी एक कार है, इस पर भी ड्राइवर स्टार्ट किया तो उसने इंजन उस पर फोर्स लगाया तो ये कार मूव करने लगी। तो देखिए, पहले दोनों साइकिल भी रेस्ट पर था और कार भी रेस्ट पर था। अगर टी टाइम के बाद दोनों का वेलोसिटी सेम लाना है हमें, टाइम देखिए, टाइम को हमें सेम रखना है। सपोज आफ्टर टाइम टी स्पीड ऑफ बाईसाइकिल इक्वल टू भी, इस टी टाइम के बाद बाईसाइकिल का स्पीड अगर भी हो जाता है, और आल्सो आफ्टर टाइम टी स्पीड ऑफ कार इक्वल टू भी, और कार का भी स्पीड टी टाइम के बाद सेम टाइम, दोनों में सेम टाइम के बाद स्पीड भी आ जाता है। दोनों का स्पीड भी है और टाइम भी, दोनों में भी स्पीड अचीव करने में दोनों टाइम सेम लिया। तो हमें किस बॉडी पर अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा, बाईसाइकिल पर या कार पर? तो देखिए, हमें कार पर अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि कार का मास अधिक है और बाईसाइकिल का कम है। तो बाईसाइकिल जो बच्चा चला रहा है वो पैडल मार रहा है, साइकिल पर पैडल मार रहा है, और कार का इंजन बड़ा है तो कार का इंजन अधिक फोर्स लगा रहा है। तो सेम टाइम में सेम स्पीड लाने में कार कार का इंजन अधिक फोर्स लगा रहा है। If you have to bring same speed in same time of both the body, you have to apply more force on the car compared to bicycle. ये आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर मास का रोल आ गया। अगर हमें सेम वेलोसिटी अचीव करना है सेम टाइम में, तो जिसका मास अधिक होगा उस पर हमें अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यह एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन हुआ। और देखिए, अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन कर देखते हैं। डिफरेंट एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स ऑन डिफरेंट बॉडी रिक्वायर्ड टू स्टॉप बॉडी इन सेम टाइम। अगर अलग अलग मास का बॉडी है, अगर हमें सेम टाइम में दोनों को रोकना है तो हमें अलग अलग फोर्स लगाना पड़ेगा। देखिए, अब यहाँ पर जब बाईसाइकिल आया तो उसका स्पीड क्या था, भी था, और कार का भी स्पीड भी था। अब हमें इन दोनों को रोकना है, सेम टाइम में रोकना है। तो यह क्या करेगा, ये ब्रेक लगाएगा, ये भी ब्रेक लगाएगा, कार भी ब्रेक लगाएगा और बाईसाइकिल सवार भी ब्रेक लगाएगा, दोनों ब्रेक लगाएगा। तो अगर टी टाइम में दोनों के लिए सेम टाइम है तो किसको अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा, अपोजिंग फोर्स, यानी ब्रेक किस में अधिक लगाना पड़ेगा, कार में अधिक लगाना पड़ेगा। ये हम ऑब्जर्व करते हैं। और बाईसाइकिल में ब्रेक हल्का होता है तो थोड़ा सा ब्रेक लगाकर इसको रोक देगा, और कार का ब्रेक अधिक लगाना पड़ेगा। कार का इंजन बड़ा होता है तो वो अधिक फोर्स लगाकर इसको रोकेगा। तो देखिए, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जिसमें अधिक मास है, कार का मास अधिक है, बाईसाइकिल का कम है, तो उसको रोकने के लिए हमें अधिक अपोजिंग फोर्स लगाना पड़ रहा है। ब्रेक यानी अपोजिंग फोर्स, कार को रोकने के लिए अधिक अपोजिंग फोर्स चाहिए, बाईसाइकिल को रोकने के लिए एक कम अपोजिंग फोर्स चाहिए। अगर दोनों को सेम टाइम में रोकना है, यह इंपॉर्टेंट है, दोनों को सेम टाइम में रोकना है। और दोनों का वेलोसिटी, जब हम दोनों को रोकना चालू किए, यहाँ पर दोनों का वेलोसिटी सेम था। तो जिसका मास अधिक रहेगा उसको हमें रोकने के लिए अधिक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। Similarly, a greater opposing force is needed to stop a heavy body than a light body in the same time if they are moving with the same speed. यही बोल रहा है, जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया वही है। You can also stop both by apply same force if the heavy body speed is less than the lighter body. और यहाँ पर एक और चीज देखते हैं, अगर हमें सेम फोर्स लगाकर रोकना है तो वह कौन सा कंडीशन होगा, अगर हेवियर बॉडी का जो स्पीड है अगर कम रहेगा, यहाँ पर हम लोगों ने दोनों का सेम स्पीड लिया था, अगर हेवियर बॉडी कार का स्पीड कम रहा लाइटर बॉडी के साथ के कंपेयर में, यानी बाईसाइकिल के कंपेयर में इसका स्पीड कम यहाँ पर रहता, तो हम सेम फोर्स लगाकर दोनों को सेम टाइम में रोक सकते थे। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कि ये
यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मास एक फोर्स, मास जो है एक रोल प्ले कर रहा है फोर्स को डिटरमाइन करने में। और यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर एक थर्ड ऑब्जर्वेशन है, क्या है, यहाँ पर एक बिल्डिंग के टॉप पर एक लड़का खड़ा है और यहाँ से ये स्टोन को, एक बॉल को ये ड्रॉप करता है नीचे। ये बॉल हल्की बॉल है, तो ये बच्चा, ये नीचे वाला बच्चा बॉल को कैच कर लेता है और मान लेते हैं कि एक दूसरा बॉल है, ये जो हेवी बॉल है, इसको भी ये ड्रॉप करता है और ये भी बच्चा कैच कर लेता है, नीचे कैच कर लेता है। अच्छा, हम लोगों ने जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, अगर यहाँ से हेवी बॉल और लाइटर बॉल दोनों को यहाँ से ड्रॉप किया जाए नीचे, तो यहाँ पर दोनों का स्पीड सेम होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के लिए सेम है। ये दोनों मास पर डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ कौन सा बॉल हेवी है कौन सा बॉल लाइटर है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, यह सिर्फ डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन पर। तो एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम है, जी है। तो यहाँ से यहाँ पर जो बॉल ड्रॉप किया, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, दोनों का सेम वेलोसिटी है। लाइटर बॉल का भी वेलोसिटी यहाँ पर आकर सेम होगा, हेवियर बॉल के इक्वल होगा, दोनों का वेलोसिटी इक्वल होगा। तो देखिए, अच्छा, इसको रोकने के लिए, दोनों बॉल को रोकने के लिए किस में अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको लाइटर बॉल में अधिक लगाना पड़ेगा कि हेवियर बॉल में अधिक लगाना पड़ेगा? तो बच्चे को हेवियर बॉल को रोकने के लिए अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि जो मास जिसमें अधिक है उसको रोकने के लिए फोर्स को अधिक लगाना पड़ता है। तो रोकने के लिए जहां फोर्स लगाना पड़ता है उसको हम अपोजिंग फोर्स बोलेंगे। द मास ऑफ ए बॉडी इज थस एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर दैट डिटरमाइंस द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन इट्स मोशन। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो ऑब्जर्वेशन देखा, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो मास है, बॉडी का जो मास है, कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसका जो मास है वह एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फोर्स के इफेक्ट को डिटरमाइन करने के लिए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं। सेम बॉडी विथ डिफरेंट वेलोसिटी हैज डिफरेंट इफेक्ट ऑफ फोर्स। अच्छा, हम लोगों ने अभी इसके पहले जितना भी ऑब्जर्वेशन देखा था उसमें अलग अलग बॉडी था, दोनों बॉडी का मास अलग अलग था। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, सेम बॉडी लेंगे, यानी दोनों बॉडी का मास सेम रहेगा और यहाँ पर वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगा। पहले वाला में क्या था, वेलोसिटी सेम था और यहाँ वाले में वेलोसिटी अलग होगा। तो अब देखते हैं कि फोर्स का क्या इफेक्ट होता है। तो ये देखिए कि वुडन ब्लॉक है और यह एरो है। तो एरो ये यहाँ से जब छोड़ा गया, इसका स्पीड बहुत अधिक था, तो देखिए वुडन ब्लॉक में ये यहाँ तक अंदर चला गया। और सेम एरो को हम इसका स्पीड कम कर देते हैं, स्पीड कम कर कर छोड़ते हैं। तो देखिए ये वुडन ब्लॉक में ये थोड़ा सा ही अंदर अंदर गई और पहले वाले में जो स्पीड अधिक था उस समय वह बहुत अंदर तक बहुत अंदर तक बहुत अंदर तक एरो गई थी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि देखिए वेलोसिटी अगर सेम मास है, दोनों का तो मास सेम है, हम दोनों सेम एरो लिए हैं तो दोनों का मास सेम है, तो ये वुडन ब्लॉक में जिसका वेलोसिटी अधिक है वो वुडन ब्लॉक पर अधिक फोर्स लगा रहा है, अधिक फोर्स लगा रहा है, तो वह बहुत अंदर तक जा रहा है। और जो फोर्स कम लगा रहा है, जिसका वेलोसिटी कम है, वह कम फोर्स लगा रहा है, तो वह वुडन ब्लॉक में बहुत अंदर तक नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम कंक्लूजन निकालते हैं कि जिसका वेलोसिटी अधिक है, अगर मास सेम है और वेलोसिटी अधिक है, तो वेलोसिटी भी फोर्स को डिटरमाइन करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। Thus, for a given mass, the greater the speed, the greater is the opposing force needed to support the body in a certain time.
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेम टाइम में अगर दोनों को रोकना है, सेम बॉडी है, सेम मास है, तो जिसका वेलोसिटी अधिक है उसको रोकने के लिए हमें अधिक फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम देख रहे हैं कि फोर्स मास पर भी डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है। तो अब यहाँ से मोमेंटम, जो मोमेंटम हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था कि मोमेंटम क्या है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो यहाँ से मोमेंटम का रोल आ जाएगा फोर्स में, फोर्स को डिटरमाइन करने में मोमेंटम का रोल आ जाएगा। तो देखिए, टेकन टुगेदर द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी that is momentum is evidently a relevant variable of motion। यानी कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो उसमें एक मोमेंटम है, और मोमेंटम जो है वह वेरिएबल है। अगर हम उसका वेलोसिटी चेंज करेंगे तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो यह एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा मोमेंटम। तो इसको देखिए, द ग्रेटर द चेंज इन द मोमेंटम इन ए गिवन टाइम द ग्रेटर इज द फोर्स दैट नीड टू बी अप्लाइड। तो अब हम मोमेंटम देख लिए, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अब हमें अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज करना है तो जितना हम मोमेंटम चेंज करेंगे, जितना ग्रेटर मोमेंटम चेंज करेंगे, उतना ही ग्रेटर फोर्स हमें बॉडी पर अप्लाई करना पड़ेगा। यानी जो फोर्स है वो मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है। यानी जो हम मोमेंटम चेंज करने के लिए जो फोर्स लगाएंगे वह मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितना अधिक हम फोर्स लगाएंगे उतना ही मोमेंटम चेंज होगा। अगर कम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का मोमेंटम कम चेंज होगा। तो यहाँ पर तो सिर्फ हम मोमेंटम हम देखे, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम देख रहे हैं। अब आइए देखते हैं एक और ऑब्जर्वेशन देखते हैं। यह एक बॉल है और यह बच्चा बॉल उसके तरफ आ रही है, तो ये हाथ लगाकर बच्चा बॉल को रोक लेता है। मान लेते कि यहाँ पर जब बॉल आया इसका वेलोसिटी भी था, और जैसे ही इसके हाथ को बॉल टच किया उसी समय बच्चे ने इस बॉल को रोक लिया। तो देखिए, और दूसरा एक देखते हैं, ये बॉल है, इसका भी वेलोसिटी सेम है, और दूसरा बच्चा यह बॉल को रोकने में थोड़ा टाइम लेता है। इसके जब ये हाथ के पास बॉल आई, यहाँ पर जब बॉल आई हाथ को टच किया, तो यहाँ से ये हाथ को पीछे करते गया और यहाँ आकर इसने बॉल को रोका, और यह बच्चा उसी समय बॉल को रोक दिया। तो रोकने में किसने अधिक टाइम लगाया? इस बच्चे ने अधिक टाइम लगाया। देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी भी था, और यहाँ जैसे ही इसके हाथ के पास बॉल आया इसका वेलोसिटी 0 हो गया। और यहाँ देखिए, यहाँ पर इसका वेलोसिटी भी था, और 0 होने में यहाँ से यहाँ तक इसने हाथ को पीछे किया। मान लेते कि यहाँ से यहाँ तक हाथ को पीछे करने में उसको t टाइम लगा। तो बॉल को रुकने में कितना टाइम लगा? t टाइम लगा। वेलोसिटी v से 0 होने में कितना टाइम लगा? t टाइम लगा। अच्छा, दोनों केस में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, महसूस करेंगे, आप खेलते होंगे क्रिकेट, तो आपको किसमें अधिक फोर्स आपके बच्चे के हाथ पर लगेगा, आप बता सकते हैं? तो ये जो बच्चा है जिसने बॉल को जैसे उसके हाथ पर आई उसी समय रोक दिया, तो इसको अधिक फोर्स महसूस होगा और इसको कम फोर्स महसूस होगा। इसने बॉल को रोकने में अधिक टाइम लगाया, इसने बॉल को रोकने में बहुत कम टाइम लगाया। तो यहाँ देख रहे हैं कि टाइम पर भी फोर्स डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। अगर कम टाइम में हम रोकते हैं तो अधिक फोर्स लगाना पड़ रहा है, और अधिक टाइम में रोकते हैं तो कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो force not only depends on the change in momentum but also on how fast the change is brought about। यानी सिर्फ फोर्स जो है सिर्फ चेंज इन मोमेंटम पर ही डिपेंड नहीं करता है, वो हम कितनी जल्दी चेंज, मोमेंटम को कितनी जल्दी चेंज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर हम जल्दी चेंज, टाइम कम लगाएंगे मोमेंटम को चेंज करने में तो हमें अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर टाइम अधिक लगाएंगे तो हमें
कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ये दोनों ऑब्जर्वेशन से हम लोगों ने ये देखा। The same change in momentum brought about in a shorter time needs a greater applied force. अगर हमें चेंज इन मोमेंटम सेम लाना है शॉर्टर टाइम में, तो हमें ग्रेटर फोर्स लगाना पड़ेगा। इन शॉर्ट, द ग्रेटर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम द ग्रेटर इज द फोर्स। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज का मोमेंटम अगर ग्रेटर है, अधिक है, तो हमें फोर्स भी अधिक लगाना पड़ेगा। मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम बोथ हैव द सेम डायरेक्शन। अब हम देखते हैं, thus the same force for the same thing causes the same change in momentum for different time. Thus the same force for the same time causes the same change in momentum for different time. तो यहाँ बोला है कि अगर हम सेम फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए दो बॉडी है, दो बॉडी है, दोनों का मास अलग अलग है, और दोनों में हम सेम फोर्स लगाते हैं, सेम टाइम के लिए लगाते हैं फोर्स, तो उन लोगों का जो चेंज इन मोमेंटम होगा, क्या अलग अलग होगा कि सेम होगा? तो यहाँ पर ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो सेम होगा, दोनों बॉडी के लिए चेंज इन मोमेंटम सेम होगा। मान लेते कि ये बॉडी है, एक बॉल है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, और दोनों पर हम फोर्स लगाते हैं, दोनों पर हम इक्वल फोर्स लगाते हैं, और दोनों का जो फोर्स हम लगाए इक्वल टाइम के लिए लगाते हैं। मान ले दोनों पर जो फोर्स लगाया, हम टी टाइम तक दोनों पर फोर्स लगाएं, यहाँ से इस बॉल पर टी टाइम तक के लिए फोर्स लगाएं। तो जब हम फोर्स लगाएं टी टाइम तक, तो उसमें एक्सेलरेशन हुआ, और फोर्स लगाएं तो उसका वेलोसिटी मान लेते हैं, फोर्स लगाने के बाद वेलोसिटी इसका v1 हो गया और इसका वेलोसिटी v2 हो गया। ये वेलोसिटी यहाँ पर नहीं है, ये जब तक हम फोर्स लगाए उस टाइम का वेलोसिटी है, और इसका भी जो v1 वेलोसिटी है उसी टाइम का वेलोसिटी है। तो इसमें इस बॉल का जो मोमेंटम होगा, क्या होगा? मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। तो m1 v1 हो गया इस बॉल का मोमेंटम, और इस बॉल का मोमेंटम क्या है? m2 v2 हो गया। तो देखिए, हम लोगों ने दोनों पर क्या फोर्स लगाया? सेम सिमिलर फोर्स लगाया था, ये फोर्स लगाया था। तो अगर टाइम भी दोनों के लिए सेम टाइम तक फोर्स लगाया था, तो ये जो दोनों का मोमेंटम होगा इक्वल होगा, यानी m1 v1 फर्स्ट बॉल का जो मोमेंटम m1 v1 इक्वल टू सेकेंड बॉल के मोमेंटम के बराबर होगा, इक्वल टू m2 v2। तो ये भी जो ऑब्जर्वेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी हम सेम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का मोमेंटम जो चेंज होगा वो सेम होगा। तो अब आइए देखते हैं, एक लड़की है, एक स्ट्रिंग में एक बॉल को बांधकर ये सर्कुलर पाथ पर ये घुमा रही है। तो ये देखिए, मान लेते कि ये सर्कुलर पाथ पर घुमा रही है बॉल को। तो जब सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी घूमता है, मान लेते कि इसका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन इसका वेलोसिटी ईच पॉइंट पर चेंज हो रहा है। तो जो इसका अगर हम मोमेंटम निकालेंगे, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, क्योंकि एम और भी जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। मान लेते कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रही है, बॉल घूम रहा है, तो उसका स्पीड सेम रहेगा, तो ये मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन, जैसा हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में देखा है, उसका डायरेक्शन ईच पॉइंट पर वो चेंज होगा। यानी उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ईच पॉइंट पर उसका मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। तो हमें अगर सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी को मूव कराना है, तो क्या हो रहा है? मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से भी हमें बॉडी को मूव कराना है, तो उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो मोमेंटम चेंज करने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो फोर्स कहाँ से लग रहा है? ये जो लड़की है अपने हाथ से स्ट्रिंग पर फोर्स लगा रही है, और ये स्ट्रिंग बॉल पर फोर्स लगा रहा है। यानी सर्कुलर पाथ में क्या चेंज हो रहा है? मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सिर्फ मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो उसके मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसके लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो
फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वह फोर्स ये लड़की स्ट्रिंग द्वारा बॉल पर लगा रही है। तो अगर मान ले कि हमें इसका मोमेंटम का अगर इसको हम स्पीड इसका स्पीड हम इंक्रीज कर देते हैं तो हमें अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, मोमेंटम भी हमें चेंज हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। अगर इसका स्पीड बढ़ाते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, तो हमें अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा इसको रोटेट करने के लिए। अगर सर्कल हम छोटा करते हैं, ये सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है उसको हम कम करते हैं, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, इसका भी अगर हमें मूव कराना है तो हमें अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना हम इस सर्कुलर पाथ का रेडियस छोटा करते जाएंगे हमें उतना ही अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए सर्कुलर जो रेडियस हम कम करते जाएंगे तो इसका क्या होगा, ये जो डायरेक्शन है ये जल्दी जल्दी चेंज होगा। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर डायरेक्शन थोड़ा यहाँ से यहाँ का जो पाथ है वो कर्व है, लेकिन कंपेयर टू अगर छोटा वाला सर्कुलर पाथ लेंगे इसके कंपेयर में इसका जो कर्व है वो कम है और इसका कर्व अधिक है। तो यहाँ पर हमें अधिक तेजी से हमें इसका डायरेक्शन को चेंज करना पड़ रहा है, जिसके लिए इस पर हमें अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। और यहाँ तक हम लोगों ने सिर्फ न्यूटन के सेकेंड लॉ जो अराइव करने में जो आइडिया आया था, ऑब्जर्वेशन था, उसको हम लोगों ने देखा और मोमेंटम को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।